बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अस्मा लियाकत। आई एम स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट और स्पेशल एजुकेशनिस्ट और सीईओ द ओरिजिनेटर्स इंक्लूसिव इंस्टीट्यूट। आज का ये जो वेबिनार है वो हमने ऑटिज्म का जो मंथ है, अप्रैल को मंथ ऑफ ऑटिज्म डिक्लेयर किया गया है और इसमें ऑटिज्म की अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस और इसके ट्रीटमेंट और डिफरेंट चीज़ों के बारे में बहुत सारे सेमिनार्स, वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। लास्ट ईयर भी हमारा, क्योंकि ओरिजिनेटर्स का वो फर्स्ट वेबिनार था, अभी हमारा सेकंड वेबिनार चल रहा है। तो ऑटिज्म के बारे में कुछ थोड़ा ओवरव्यू ही देना चाहूंगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अभी पेरेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, तो उनको सिंपल सा ऑटिज्म के बारे में बताना चाहूंगी डिफरेंट टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले कि ऑटिज्म है क्या। मतलब ऑटिज्म अब एक ऐसा वर्ड है जो हर दूसरा पर्सन सुन रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है कि है क्या है। मोस्टली पेरेंट्स आते हैं, ये क्या है, मेडिकल कंडीशन है, डॉक्टर्स के पास जाएं, क्या करें, कैसे करें, तो उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूंगी। लेट्स स्टार्ट। ऑटिज्म एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जो कि बच्चे की 3 को इफेक्ट करता है मोस्टली। उसमें बच्चे की कम्युनिकेशन आ जाती है, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन आ जाता है और बच्चे का बिहेवियर आ जाता है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर इसको क्यों डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि ये बच्चे की 2 या 3 साल की उम्र में अपेयर होना शुरू हो जाता है। ये उस एज में इसकी अलामात अपेयर होती हैं जब बच्चे के माइलस्टोन जो हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं। माइलस्टोन जब उसने तय करने होते हैं, जैसे कि स्पीच के माइलस्टोन्स हैं, फिजिकल माइलस्टोन्स हैं, इंटेलेक्चुअल माइलस्टोन्स हैं। इसमें जब कमियां नजर आती हैं या बच्चा पीछे नजर आता है, दूसरे बच्चों से मुख्तलिफ बहुत ज्यादा नजर आता है, तो तब ये ऑटिज्म की अलामात वाजिया होना शुरू हो जाती हैं। और इसमें ये है कि स्पेशली कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं करता, इसकी अलामात पे ब्रीफली इसको देखेंगे। अभी ये बच्चों में यानी कि लड़कों में लड़कियों से ज्यादा इसकी प्रेवलेंस पाई जाती है। दूसरे कंट्रीज में भी इसकी जो है वो तादाद बढ़ रही है। जहां सब पहले 1000 में एक बच्चा होता था, अब 100 to 56 में से एक बच्चा जो है ऑटिज्म के साथ होता है। इस तरह पाकिस्तान में इसकी जो तादाद है वो डे बाय डे बढ़ रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अवेयरनेस की भी कमी है और बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना है, बच्चे को कहाँ लेके जाएं, बच्चे का ट्रीटमेंट कहाँ से करवाएं, इन सारी चीजों के बारे में अभी भी कंफ्यूजन हैं, पेरेंट्स में भी हैं और सारी सोसाइटी में भी पाई जाती है। जिस मकसद के लिए हमारे जितने भी सीनियर्स हैं जो इस टाइम भी मेरे पास मौजूद हैं, वो सोशल मीडिया पे भी और फिजिकल भी डिफरेंट अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं और पेरेंट्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, ऐसे फेसबुक ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, जिसमें पेरेंट्स को भी और सारे जितने प्रोफेशनल्स हैं उनको भी लर्न करवाया जाता है जो जो नई नई स्टडीज आती हैं। अब साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि 3 चीजें तो वाज़ेह हैं इसमें कि बच्चे का सोशल इंटरेक्शन खराब होगा, कि जो उसने दूसरों के साथ जैसे हम बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं दूसरों के साथ, कम्युनिकेशन में खराबी आएगी। बच्चा जो है वो प्रॉपर आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है, इसमें दूसरे लोगों की तरफ देख के मुतवज्जो होकर उनको सुन नहीं पाता है। जैसे कि अगर किसी को आवाज दी जाए और वो उसको उसकी तरफ बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से बहुत सारे पेरेंट्स ये समझते हैं हमारा बच्चा हेयरिंग इम्पेयर्ड है और वो ऑडियोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं उसकी हेयरिंग असेसमेंट करवाने के लिए। इस तरह के काफी केसेस मेरे पास आ चुके हैं। ऑटिज्म के साथ बच्चा है लेकिन पेरेंट्स समझते हैं कि सुनता नहीं है क्योंकि वो रिस्पॉन्ड नहीं करता ना। इस तरह बच्चा जो है किसी भी चीज की तरफ या किसी भी एक्टिविटीज की तरफ पॉइंटिंग नहीं करता, इशारा नहीं करता, अपनी नीड्स नहीं बता सकता है। अगर कोई उसका नाम ले रहा है तो उस नाम पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है बच्चा। अगर उसको बुलाया जाए तो वो मुड़ के उस तरह से नहीं देखेगा जिस तरह दूसरा उसकी उम्र के दूसरे बच्चे को बुलाया जाए तो वो फौरी मुड़ कर देखेगा ना। और क्या कहा जा रहा है या क्या उसको बताने की कोशिश की जा रही है, क्या जेस्चर्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, मूवमेंट्स वो बच्चा जो है वो नहीं समझ पाता है। उसकी आवाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ किस्म की आवाजें निकालते हैं। समटाइम ऐसा लगता है कोई सॉन्ग सिंग कर रहे हैं या कोई एक ही वर्ड जो है वो बार बार वो बोल रहे हैं बच्चे। इस तरह बच्चों को और भी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं कि दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ पाते हैं, कोई क्या कहना चाह रहा है या क्या दिखाना चाह रहा है उस चीज को नहीं
अपने ही वर्ल्ड में बस रहते हैं, अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। नेक्स्ट ये कि उनके रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कुछ आदतों को, कुछ बिहेवियर्स को और कुछ अल्फाज को बार बार दोहराते हैं। इस बिहेवियर, बार बार अल्फाज के दोहराने को हम इकोलेलिया बोलते हैं। और बच्चे जो होते हैं ऐसे बच्चे कुछ टॉपिक्स पे इंटरेस्ट भी लेते हैं, उसमें मतलब के नंबर्स में, कुछ चीजों की डिटेल्स की गहराई में भी जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने, जिसको हम हैंड फ्लैपिंग कहते हैं, अपने हाथ को गैर मामूली तौर पे उनको हरकत देते रहना, हिलाते रहना, हिलाते रहना। कोई चीज उनके हाथ में है तो उसको घुमाते रहना, घुमाते रहना, खुद भी गोल गोल घूमते रहना। इन्वायरमेंट के अंदर चेंज नहीं बियर करते हैं, डाइट के अंदर चेंज नहीं बियर करते हैं। उनको हमेशा एक ही चीज जो है ना, डेली बेसिस पे एक ही रूटीन चाहिए होती है। रूटीन में चेंज आता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चे। इस तरह के बच्चे जो हैं एक ही जो है सिमत बाजुकात गोल गोल घूमते हैं, या सीधे जाके फिर वापस आते हैं, सीधे जाके फिर वापस आते हैं, बैठते नहीं है। इस तरह कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनमें कुछ चीजों के बारे में हसासियत बहुत ज्यादा पाई जाती है, जैसे कुछ सेंसरी इनपुट्स होती हैं, मतलब लाइट के बारे में, शोर के बारे में, लिबास के बारे में, दर्जा हरारत के बारे में। मतलब कि ये अपनी दुनिया में मगन रहते हैं और इनकी अलग ही एक दुनिया होती है। उस दुनिया में जाना जो है दूसरे लोगों के लिए मुश्किल होता है, इसी तरह उनके लिए वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहुत से टेस्ट को नापसंद करते हैं बच्चे, खाने की सेम रूटीन रखते हैं, अगर इनके खाने की रूटीन चेंज हो जाती है तो उससे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। अपनी खुद केयर नहीं कर सकते, अपनी हिफाजत नहीं खुद कर सकते, अपने आप को ड्रेसअप खुद नहीं कर सकते हैं। इवन दैट के कम्युनिकेट करके अपनी नीड्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी वो चीजें भी नहीं बता सकते, गर्मी या सर्दी का एहसास भी नहीं बता सकते हैं। ये बहुत सारे मैंने आपको साइन एंड सिम्टम्स इसमें से बता दिए हैं, और जरूरी नहीं कि हर बच्चे में ये सारे सिम्टम्स मौजूद हों। डिफरेंट भी होते हैं साइन सिम्टम्स, कुछ बच्चों में इसमें से कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगे। इसी तरह कुछ हेल्थ रिलेटेड सिम्टम्स भी पाए जाते हैं बच्चों में। इनमें अक्सर देखा गया है कि स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, सोने के बारे में। नींद इनको ठीक से आती है, देर रात तक जागते रहते हैं। पेरेंट्स आके कहते हैं कि हमारा बच्चा सोता ही नहीं है, इसके बारे में कुछ बताइए। और कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बहुत ज्यादा इनमें कुछ बच्चों में हो जाते हैं। एब्डोमिनल पेन, पेट का दर्द हो जाता है। खाने के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इनकी सेम रूटीन होती है, वो एक ही खाने को बार बार खाना चाहते हैं, न्यू टेस्ट को लाइक नहीं करते हैं, किसी नई चीज को लाइक नहीं करते हैं। फीडिंग में उनका ये भी एक प्रॉब्लम देखने में आता है कि बच्चे में ज्यादा खाने का इशू भी नजर आया है कि वो बार बार खाना मांगते हैं कुछ बच्चों में। इस तरह पीका का इशू, यानी कि इरेलीवेंट चीजों का खाना, ऐसी चीजों का मुंह में डालना जो कि खाने वाली नहीं होती है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो कोई टिश्यू पकड़ लेते हैं, रुमाल पकड़ लेते हैं, कोई कपड़ा पकड़ लेते हैं, उसको खाए जाते हैं, मुंह में डालते हैं। और अगर उनसे छीन लिया जाए या ले लिया जाए तो वो बहुत ज्यादा इरिटेट होते हैं। कुछ सिम्टम जो हैं वो ऑटिज्म में एपिलेप्टिक भी नजर आते हैं, जो कि उसकी हेल्थ से रेलिवेंट होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स वगैरह भी आ सकते हैं। अब आते हैं इसके कॉजेज की तरफ, कि ऑटिज्म के कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। बहुत सारी रिसर्चेस बहुत अरसे से चल रही हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, लेकिन कोई भी अभी तक कह लें एक्चुअल या कोई फाइनल इसके कॉजेज और इसके रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो फाइनली सामने नहीं आए हैं। इसी तरह इसका ट्रीटमेंट भी अभी बाकायदा तौर पे सामने नहीं आया है, लेकिन फर्दर जाके हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसके बारे में केयर्स और क्या क्या आप ट्रीटमेंट इसका ले सकते हैं। दो तरह के जो कॉजेज हैं वो जो अब तक की सर्चेज हैं उनमें सामने आते हैं। एक तो जेनेटिक है और सेकंड एनवायरमेंटल है, कि एनवायरमेंट अगर बच्चे का थोड़ा टाइट हो, पेरेंट्स की सेपरेशन के इश्यूज हो, या बच्चे को एक ही
की इन्वायरमेंट में बहुत अरसा रखा गया हो, या इस तरह से हो कि जो सोशल इंटरेक्शन नहीं हो, बच्चे घर में दूसरे बच्चे ही मौजूद नहीं, एक ही बच्चा है, और वो भी पेरेंट्स इस तरह करें कि उसको स्क्रीन के सामने बिठा दें और वो घंटों बैठ के मोबाइल यूज करता रहे, स्क्रीन देखता रहे, कार्टून्स देखता रहे, ये फैक्टर्स आ सकते हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में कुछ जो चीजें थोड़ी बहुत सामने आई हैं कि ये क्यों हो सकता है, क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उसमें ये है कि ऑटिज्म के साथ अगर बच्चे के कोई बहन भाई हो, या फिर पेरेंट्स की एज हो जाना, बच्चे की बर्थ में माँ की एज ज्यादा होना, ये भी एक फैक्टर सामने आया। और कुछ जेनेटिक और कंडीशन है जैसे कि डाउन सिंड्रोम और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम वगैरह ना, इस तरह की चीजें। और एक जो जेनेटिक रिस्क है वो ये है कि लो बर्थ वेट के साथ बच्चे का पैदा होना, और घर का एनवायरनमेंट भी इसमें बहुत ज्यादा जो है अंदाज होता है। लेकिन ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स है वो जरूरी नहीं है कि अगर हो तो बच्चा ऑटिज्म के साथ हो सकता है। ये कुछ चीजें हैं जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि अगर ये हैं ही तो ही बच्चा ऑटिज्म के साथ हो सकता है। इन सारे सिम्टम्स से बच्चा जो है इसके बगैर भी ऑटिज्म के साथ हो सकता है। अब साइन सिम्टम सामने आ गए बच्चे के और पता चल गया पेरेंट्स को कि बच्चा ऑटिस्टिक है, तो क्या करना चाहिए। कुछ सिम्टम सामने आए हैं, कुछ नहीं आए हैं। पेरेंट्स को पता चल गया कि वो दूसरे बच्चों की तरह, यानी कि अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह बिहेवियर नहीं कर रहा है, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह बातचीत नहीं कर रहा है, अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह दूसरों से मिलजुल नहीं रहा है। अगर ये चीजें सामने आ गई हैं तो मतलब बच्चे में ऑटिज्म के साइंस पाए जा रहे हैं। अब पेरेंट्स को क्या करना है, अब पेरेंट्स को उसके असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की तरफ जाना है। मतलब अर्ली इंटरवेंशन में जितनी जल्दी हो सके, जब बच्चे के माइलस्टोन जो डेवलप हो रहे होते हैं, स्पीच डेवलप होने का टाइम हो रहा होता है लेकिन नहीं हो रही है, बच्चे की सोशल इंटरेक्शन डेवलप होने का टाइम हो रहा है लेकिन नहीं हो रहा है, बच्चे का दूसरों के साथ मिलना जुलना और बच्चे का बिहेवियर जो है वो डेवलप होना है, उसने बड़े होना है लेकिन वो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत जल्दी उसकी असेसमेंट और डायग्नोसिस की तरफ आना चाहिए। कुछ डॉक्टर्स जो है वो साइंस एंड सिम्टम्स देख के गाइड करते हैं कि आप उसकी असेसमेंट करवा लीजिए, आप साइकोलॉजिस्ट से इसकी असेसमेंट करवाइए, और प्रॉपर टेस्टिंग के साथ ये साइकोलॉजिस्ट आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि वो असेसमेंट के में क्या क्या टूल्स हैं, क्या अप्लाई करके बच्चे की असेसमेंट करेंगे। जितना अर्ली हो जाएगी इसका मतलब उतना अर्ली आप ट्रीटमेंट मेथड्स की तरफ आएंगे, बच्चे की कौन सी चीज में कमी है उस कमी को पूरा करने की तरफ आएंगे, और उसमें जो उसके जो इश्यूज आ रहे हैं वो सॉर्ट आउट होने की तरफ आएंगे। तो असेसमेंट और डायग्नोसिस जो है, जैसे आपको पता चले कि आपके बच्चे में ऑटिज्म के साइंस पाए जा रहे हैं, तो आप फौरी असेसमेंट एंड डायग्नोसिस की तरफ आइए, और उस असेसमेंट डायग्नोसिस में जो रिपोर्ट रेडी की जाती है उसी के अंदर ट्रीटमेंट प्लान और कुछ सजेशंस भी आपको दी जाती हैं कि अपने बच्चे के साथ ऐसे ऐसे काम करना है। अब ट्रीटमेंट प्लान जो हैं वो क्या हो सकते हैं। ट्रीटमेंट प्लान में अगर देखा जाए तो कोई स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट या अभी तक जो प्रॉपर जैसे कि कॉजेज इसकी 100% या कह लें फाइनल अभी तक सामने नहीं आई है, इसी तरह इसका ट्रीटमेंट भी फाइनली सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ इस तरह के ट्रीटमेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से बच्चे की इन सिम्टम्स को आप मिनिमाइज कर सकते हैं और उनकी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। मतलब कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों की बहुत सारी एबिलिटीज को मैक्सिमाइज कर देती हैं, उनको बच्चों को नियर टू नॉर्मल लाइफ ले आती हैं। ट्रीटमेंट टाइम तो है, मुझे मैसेज आ गया है तो मैं पूरी आपको बताना चाहूंगी क्या हो सकते हैं बच्चे के लिए। ये जितने भी ट्रीटमेंट प्लान्स हैं ये सारे के सारे नहीं हो सकते हैं। आप प्लीज लास्ट स्लाइड कर दीजिए नूर। सारे के सारे नहीं, इसमें बच्चे की स्वेरिटी लेवल देखना है, बच्चे का लेवल देखना है, बच्चा ऑटिज्म में माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवियर है। उसके बाद आपका जो साइकोलॉजिस्ट है वो ये तय करेगा कि आपको कौन से ट्रीटमेंट मेथड्स की तरफ आना है। ये बच्चों की सिम्टम्स को देखते हुए आप आएंगे, ठीक है। जैसे कि ABA थेरेपी है, इसमें आप बिहेवियर है वो आप अडॉप्ट करते हैं बच्चे के डिसलाइक बिहेवियर की जगह पे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, अगर बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन और ADHD के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप CBT जो मेथड है वो यूज करवा सकते हैं।
अर्ली इंटरवेंशन जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको सिम्टम्स पता चल गए हैं तो बच्चे को एक ट्रीटमेंट की तरफ लेकर आइए। बच्चों की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। ज्वाइंट अटेंशन थेरेपी करवा सकते हैं आप, जिसमें बच्चा पॉइंटिंग सीख लेता है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन जो चीजों के साथ है वो उसका कवर हो सकता है। मेडिकेशन ट्रीटमेंट में अगर बच्चे का कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है, स्लीपिंग इश्यूज चल रहे हैं, एपिलेप्टिक है, बहुत ज्यादा एग्रेशन है उसमें, बहुत हाइपर एक्टिव है, तो आप मेडिसिन की तरफ आ सकते हैं। इसी तरह न्यूट्रिशनल थेरेपी है, उसमें ये जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन बच्चों की डाइट बहुत स्पेसिफिक हो जाती है, ये एक ही डाइट को डेली लेते हैं, उसमें समटाइम वो डाइट अच्छी नहीं होती, हेल्दी भी नहीं होती है, लेकिन उसी को डाइट को लाइक नहीं करते हैं। तो आप अच्छे डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं कि इसकी डाइट में कौन सी डाइट जाए कि और इसमें जो जो डेफिशिएंसीज है आयरन की, कैल्शियम की, वो नहीं आए ना। ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवा सकते हैं जिसमें बच्चा सेल्फ हेल्प स्किल सीख सकता है, सोशल पार्टिसिपेशन सीख सकता है, फाइन मोटर्स सीख सकता है। इसी तरह आप पेरेंट मेडिएटेड थेरेपी है, इसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फिजिकल थेरेपी अगर बच्चे को फिजिकल इश्यूज हैं तो वो करवाई जा सकती है। सोशल स्किल ट्रेनिंग है कि बच्चों को कैसे सोशल करना है, सोशल स्किल्स में कैसे डेवलप करनी है। इसी तरह स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी है कि बच्चा जो है उसकी लैंग्वेज नहीं हुई होती है अडॉप्ट, तो स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी करवाई जाती है। ये थोड़ा सा ओवरव्यू था जो मैं देना ऑटिज्म के बारे में। फर्दर हमारे बहुत सीनियर्स जो हैं वो हमारे साथ रहेंगे, आप सब लोग भी हमारे साथ रहिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके वो क्वेश्चन है उनसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।